अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड. Now dear students, let's go through with the previous study topics and then when we move on to the new topics, and what we discussed basically is about the company and project cost of capital. Then we go through and discuss about कि जनाब जो आपको बीटा है as a proxy आप लेते हैं तो how बीटा will affect the actual returns, और उसी बीटा के रिफ्लेक्शन के अंदर जो इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है अगेंस्ट द मीन वेरिएंस, जो एक आपकी स्ट्रेटजीज जो ट्रेड ऑफ है, सो हाउ यू बेसिकली गो अलॉन्ग विद दैट. नाउ टुडे स्टडी टॉपिक्स इज ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस द मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम देखेंगे उसी के मुताबिक. और वी ट्राई टू लुक अराउंड कि जनाब देखें किसी भी जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है किसी भी कंपनी का, क्योंकि जो स्टॉक की बात हम करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली प्योरली द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअली द कैपिटल स्ट्रक्चर द कंपनी इज होल्डिंग. और उसी बेसिस पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट ऑब्वियसली कहाँ से वो जो कैपिटल आपका जो स्ट्रक्चर्ड है वो जैसे डेट एंड इक्विटी का जो कम्बिनेशन है वो हम आगे जाके देखेंगे. दैट इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एंड देन वी डील विद के हाउ अबाउट के जनाब जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं आपके, ठीक है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, उन्होंने जो उनकी जो कॉस्ट है उसको कैसे आप मेजर कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. लेट्स बिगिन देन. नाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशंस कॉमन स्टॉक. Suppose that in the mid 2001 you had been asked to estimate the company cost of capital of the Union Pacific Corporation. Again के जनाब जो आपका है एक स्टॉक है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, यूनियन पैसिफिक, एंड इन द मिड 2001 यू हैव बीन आस्क्ड कि बताइए इस कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप जब फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे. टेबल 1 प्रोवाइड्स 2 क्लूज अबाउट द ट्रू बीटा ऑफ यूनियन पैसिफिक स्टॉक्स. जो टेबल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जो देखा था, जिसके अंदर आपके इंडस्ट्री बीटास थे और डिफरेंट आपके पैसिफिक के भी थे और डिफरेंट जो आपके रेलवे रोड के जो कंपनीज थी, कॉर्पोरेशन थी, उनका बीटा गिवन था, क्योंकि दैट शोज द सेंसिटिविटी. और उसी बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, बताइए कि जनाब इसका रिस्क क्या है और कैसे इसकी सेंसिटिविटी आप मेजर कर देते हैं विद मार्केट रिस्क. उसी बेसिस पे जनाब उन्होंने बताया कि जी डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ 0.40 एंड द एवरेज एस्टिमेट फॉर द इंडस्ट्री ऑफ 0.5. तो यहाँ पे जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो एवरेज बीटा है दैट इज बेसिकली गिवन देयर 0.50 एंड एस्टिमेट जो आपको इंडस्ट्री का दैट इज कंप्राइजेज ऑफ 5 डिफरेंट कॉर्पोरेशंस. ठीक है जी. उसकी एक एवरेज के अंदर जो डिफरेंट भी है, जिसके अंदर भी वॉलेटिलिटी आपकी जितनी भी कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर जनाब आपका यूनियन पैसिफिक जो कॉर्पोरेशन है दैट एग्जिस्ट, एंड अगेन जो भी आपके डिफरेंट 5 दूसरे जो कॉर्पोरेशन थी, 4 दूसरी कॉर्पोरेशन थी यूनियन पैसिफिक के अलावा, उसकी बेसिस पे जनाब आप जब उसका एवरेज लेंगे बीटा की वैल्यू, सो दैट स्टूड एट 0.50. और रिमेंबर कि जनाब जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड एरर था वो सबसे लोएस्ट था. क्या था? गुड, लोएस्ट था, विच इज रफली अबाउट 17 समथिंग. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स फाइंड आउट कि जनाब जो डायरेक्ट एस्टिमेट था, जो एवरेज एस्टिमेट फॉर द इंडस्ट्री 0.5 और डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ 0.40 जो आपका था वो पैसिफिक का था. और उसके बाद हम चलते हैं आगे. इन द मिड 2001 द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रिस्क फ्री जो था मिड 2001 के अंदर, ठीक है, दैट इज 3.5%. अगेन दिस इज बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट टी बिल्स. आप जो आप रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपका रिस्क फ्री रेट है. ठीक है जी. एंड ऑन दैट बेसिस जो 3.5% है दैट बेसिकली टर्म्ड एज के जी जो भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो भी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर जब उस पर करेगा तो मिड 2001 के अंदर ही वाज एबल टू गेट 3.5% एंड 8% फॉर द रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट. तो हमने देखा कि जनाब जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, जो कि मार्केट रिस्क प्रीमियम है, जो कि बेसिकली आपका
मार्केट रेट और रिस्क फ्री रेट का डिफरेंस है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू remember, and again you would have concluded that the expected return on the Union Pacific stock was about 7.5%. और again जनाब ये जो इसका expected return था यूनियन पैसिफिक का that 7.5%. आपके पास डाटा गिवन है तो मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ. आपके पास रिस्क फ्री रेट है that is exactly 3.5%. ठीक है. आपके पास मार्केट जो रेट है जो मार्केट प्रीमियम है ठीक है विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस मार्केट रिटर्न एंड द रिस्क फ्री. सो आपका जो रिस्क अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केट रिस्क प्रीमियम दैट इज गिवन एग्जैक्टली 8%. बीटा की वैल्यू जो कि आपका इंडस्ट्री जो अभी एवरेज लिया था दैट इज 0.5 राइट. तो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू कैलकुलेट व्हाट वुड बी माय एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक है वैल्यू that can be calculated with CAPM. ठीक है जी. उसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.5% पैसिफिक का होगा जो कि यहाँ पे गिवन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. सो दैट बेसिकली व्हाट यू कंक्लूडेड कि जनाब बताइए कि जो स्पेसिफिक जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है स्टॉक का वो क्या बनेगा दैट इज 7.5%. इफ यू गॉट यू कैन ईजिली एवेलुएट एंड जनरेट कि जनाब बताइए इसका मार्केट प्रीमियम किधर है, इसका बीटा की वैल्यू जो इंडस्ट्री बीटा है उसकी क्या वैल्यू है ऑन द रिस्क फ्री सिक्योरिटी जो इसका मिड 2001 के अंदर है व्हाट अबाउट दैट ठीक है उसकी क्या वैल्यू आती है. सो इन दैट बेसिस यू अप्लाई द कैपम और कैपम के बाद यू कैन ईजिली जनरेट द रिजल्ट. सो यू कैन से दैट जो आपका यूनियन पैसिफिक stock expected return stood at 7.5%. If we talk about compare it with this risk free which is 3.5%. ठीक है. So you can easily say that कि जनाब ये जो आपका स्टॉक है investing in riskier options demand for higher compensation ठीक है फॉर द इन्वेस्टर इन टर्म्स ऑफ क्या आप कहेंगे जनाब रिस्क प्रीमियम ये जो आपका यहाँ पे गिवन है बिकॉज ऑफ दिस रिस्क प्रीमियम. ठीक है जी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि अगर आपने जो डाटा आपके पास गिवन है आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई है यू ट्राई टू फाइंड आउट देखिए सेंसिटिविटी जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था. एक टेबल चेक किया था एक टेबल देखा था ऑन दैट टेबल बेसिस आपने क्या किया उसी टेबल बेसिस पे जो आपके डिफरेंट बीटास की वैल्यूज थी और फिर आपने उसका जब एवरेज लिया यू कम टू द इंडस्ट्री बीटा वैल्यू और वो जो इंडस्ट्री की है वो जो आपने एवरेज निकाला डिफरेंट कॉर्पोरेशंस का दैट शोज द ओवरऑल सेंसिटिविटी ऑफ दैट इंडस्ट्री. एंड हाउ अबाउट कि उसमें से कोई भी स्टॉक लेते हैं उसका रिटर्न फाइंड आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट रिस्क. तो आपने उसके मुताबिक जब आपने चेक किया उसकी सेंसिटिविटी तो पता चला जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था दैट इज रफली अबाउट 7.5%. और वो जो आपका रिस्क फ्री सिक्योरिटी है जिसको आप टी बिल्स कहते हैं जो कि 3.5% है इसका जब आप डिफरेंस लेंगे तो रफली दैट इज अबाउट 4%. सो दिस इज द 4% विच इज बेसिकली एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टिंग द रिस्क सिक्योरिटी. ठीक है जी. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जनाब बताइए कि कैपिटल स्ट्रक्चर और कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो COC हमने भी कह सकते हैं सो उसके अंदर क्या लिंक है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है. आइए स्टार्ट करते हैं. We need to look at the relationship between the cost of capital and the mix of debt and equity used to finance the company. तो जनाब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट इट बी कि आप यहाँ पे कर लें कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर और उसका लिंक आप तलाश कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे. Now this capital
is generally known as डेट एंड इक्विटी कम्बिनेशन, ठीक है। और उसी बेसिस पे जो भी आपकी इक्विटी है तो आप उसको मजीद और डिवाइड कर देते हो, प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है, और कॉमन स्टॉक्स होल्डर्स, ठीक है। सो रफली स्पीकिंग जो आपके कैपिटल है दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन डेट एंड इक्विटी। कि जब भी आप इसकी फॉर्मुलेट करोगे या दिस इज ए शेप लाइक दैट, तो इसमें यू कैन टर्म एज let it be this is my equity and this is my debt combination. So whole of this can be termed as कि जी a total value of any corporation or the company. So basically dear students, what this says कि जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका रिलेशनशिप यू वांट टू फाइंड आउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो भी ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी एक ऑब्लिगेशन पे जो भी पैसा उठाया है, जनरेट किया हुआ है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हुई है, सो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी जिसके बेसिस पे जो कंपनी है वो एक्यूमुलेट कर रहा है, वो पैसा उसने कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर से, स्टॉक होल्डर से उठाया है। एंड दैट इज़ बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें आइडेंटिफाई करें कि व्हाट अबाउट कि जनाब उसके जो कंपोनेंट ऑफ कैपिटल्स के हैं उसी बेसिस पे हमने देखा कि दैट इज़ बेसिकली दी डेट एंड इक्विटी बोथ ऑफ देम, एंड प्लस इफ दैट इज़ द बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड कैपिटल इज बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, जो कि इन दोनों का प्लस मिक्सचर है। और इक्विटी को फर्दर आप करेंगे तो प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक है। सो दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, एंड इफ दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल दैट कैन जनरेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द फर्म। सो उस बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि जनाब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल is or which is basically the combination of components of capital, या फिर इसको अगर हम सम अप करते हैं तो वी कैन से दैट कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एंड दिस इज यू कैन इजीली कंप्रोमाइजेज के जनाब बताइए कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और कंपोनेंट कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो कंपोनेंट कैपिटल जिसको कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। और उसी बेसिस पे थिंक अगेन ऑफ व्हाट द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हेन what it is used for. We define it as the opportunity cost of capital for the firm's existing assets, and this is basically actually the total value which is known as the total assets, and we use it as a value new asset that have the same risk as the old ones. And obviously जो भी कंपनी है, ठीक है, let it be the company X, जब भी उसको पता है कि यार ये मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, this is basically the कॉम्बिनेशन ऑफ द एसेट्स, जो भी आपकी इक्विटी है और आपकी डेट साइड है, और उसी बेसिस पे जो आपकी डी एंड ई है, डिसाइड के वाइल यू वांट टू इन्वेस्ट इन द न्यू एसेट क्लास। ठीक है, और ये जो न्यू एसेट्स है ऑब्वियसली जो आपकी जो रिस्क है यू गॉट टू इवैल्यूएट के जी रिस्क फैक्टर इन बिटवीन दैम। ठीक है, एंड यू कैन इजीली यूज the value of the new asset that have the same risk as the old ones, और उसी बेसिस पे कि अगर आपका ये new assets है तो जो अगर risk factor इसका सेम है, it must be same, you can easily use the new on the basis of the old one। ठीक है, जो भी इसकी कॉस्ट है उसी बेसिस पे सिंपल अप्रोच, लेट्स गो थ्रू विद द सिंपल अप्रोच। कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेस्ड ऑन एवरेज बीटा ऑफ द एसेट्स। उन्होंने बताया कि जी आपकी जो भी कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एवरेज बीटा ऑफ द एसेट्स है, जो भी बीटा, जो भी सेंसिटिविटी है ऑफ दैट एसेट है, जो रिस्क फैक्टर है। तो हमें पता चला कि जो भी आपका एवरेज बीटा ऑफ द एसेट्स है, लेट्स से कि जनाब आपके पास ए बी सी डी ई टी सी जो भी है, तो इन सारों की जो रिस्क की सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी ऑफ रिस्क, ठीक है जी, वो मेजर होती है बीटा से जो हमने फाइंड की, एंड दैट बीटा ऑफ द एसेट्स इज बेस्ड अपॉन द
जो भी आपकी इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड द एवरेज ऑफ द बीटा ऑफ द एसेट इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द फंड्स इन ईच एसेट्स, एंड ऑब्वियसली हाउ अबाउट कि जनाब ए है, ए के अंदर अगर 30% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बी, बी के अंदर लेट इज 10% है, व्हाट अबाउट सी, सी के अंदर भी 30% है, एंड दैट मेक्स द रेस्ट ऑफ इट विच इज बेसिकली इक्वल टू 30%. सो अगेन हाउ यू कंक्लूडेड इट कि बताइए कि जनाब इसके अंदर जो प्रोपोर्शन वाइज है जो इन्वेस्टमेंट है और बीटा जो है, जो एवरेज बीटा है, दैट इज बेसिकली दिस प्रोपोर्शन ऑफ इट, जो भी उसका वेटेड एवरेज है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास 3 है वेंचर्स, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड के अंदर 1, 2 एंड 3, वी गॉट द बीटास वैल्यू ऑफ ईच ऑफ देम. सो इन दैट के जी एवरेज बीटा ऑफ द एसेट इज 1.3 इन टोटल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1.3 इज टू 1.3 और प्लस जो भी इसकी वैल्यू है, यू कैन इजीली कैलकुलेट के जनाब इसको जब आप डिवाइड करेंगे जो एवरेज बीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि ये आपका बीटा है, यू नो, एंड ये भी बीटा गिवन है प्रोपोर्शन वाइज, दिस इज आल्सो द बीटा वैल्यू, ठीक है. तो यू टेक द ऑल द बीटाज, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर, so you get the result of 1.3 in total, and this 1.3 can be used to calculate what is basically relate with the cost of capital, and this is what this slide is telling you कि जनाब इसके अंदर जो एवरेज बीटा ऑफ द एसेट्स है जो आपका 1.3 है, you can easily use it. उसी बेसिस पे जनाब जो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विद इन द कंपनी, और जब हमने देख दिया कि जनाब जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ बोथ द डेट, तो यहाँ पे मैं इसको डी से डिनोट कर लेता हूँ, एंड दैट इज द इक्विटी विच इज डिनोटेड बाय ई विद इन दैट कंपनी. और जब मुझे पता कि जी दिस बेसिकली नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इट विच इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड दिस इज नोन एज द टोटल एसेट्स डिनोटेड बाय टोटल एसेट्स, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ डी और ई है. एक्सपैंड कैपिटल टू इंक्लूड कैपिटल स्ट्रक्चर इन इट. How basically you included whatever the return required rate of return for the investors, ठीक है जी, that becomes the return over the equity by adding that equity in it, and the formula remains the same, क्योंकि इसी बेसिस पे जो आपकी equity है, जो combination है, जो आपका equity factor है, you can easily relate the value with it. And आगे चलते हैं, यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जनाब ये आपको क्या बता रहा है. तो इसमें हम देखते हैं कि जनाब एसेट आपके पास टोटल जो भी आपकी है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाटएवर द डेट वैल्यू विच इज बेसिकली लेट इट बी 30% ऑफ इट एंड विच इज बेसिकली 70% ऑफ इट, तो 100 जो फर्म वैल्यू है दैट बिकम द 100. सो अगर इसी के अंदर हम यूं भी बनाए स्केच एंड उसके अंदर हम जनाब ये लिखें कि लेट इट बी कि जनाब दिस इज इक्विटी, हम ई कहते हैं, ये डी कहते हैं, दिस इक्विटी इज बेसिकली द 70% एंड दैट शोज द 30% ऑफ इट, and this is basically known as firm value, ठीक है. और इसी बेसिस पे this is actually the capital structure we talking about. और उसी बेसिस पे you can easily evaluate and generate the results. आगे चलते हैं, तो ये जनाब आपका जो फार्मूला है is been extracted and this is says कि जी जो R assets है, जो return on the asset है is basically the combination of, is a fraction of this which is basically the debt, and this is basically the overall value. तो मैं यहाँ पे इसको V से डिनोट कर लेता हूँ, and this is again the R into the R debt, जो आपका required, जो आपका रिटर्न है डेट का, और जो इस स्पेसिफिक सिक्योरिटी का होगा, और जो एक्विटी है, एक्विटी को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जनाब E से, और अगेन ये जो आपकी है वैल्यू दैट इज बीन डोनेटेड बाय V, एंड दिस इज बेसिकली ऑन दी एक्विटी बेस के जनाब उसकी जो एक्विटी वैल्यू है व्हाट एक्चुअली इट सेज. सो वी सिंपली जो कॉम्बिनेशन है एसेट्स का 30 इज द डेट, देन दिस इज बेसिकली एक्चुअली द वैल्यू द V विच इज 100 इंटू 7.5% जो कि यूनि स्पेसिफिक का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, जो डेट पे हम यहाँ पे कहते हैं कि जनाब जो इक्विटी एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 15%, ठीक है जी, इंडिविजुअल. और इसको जो आप इस पे फार्मूले में डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल जो आपकी
रिटर्न ऑन एसेट है दैट इज बेसिकली 12.75%. इसमें दो तीन चीजें जो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि वी बेसिकली शोइंग दी रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, और यही जो आपका है ये डेट एंड इक्विटी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे रिलेट कर रहा है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट द एसेट्स विच इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ फर्म. ठीक है, तो हाउ अबाउट के जनाब आपने रिटर्न ऑन एसेट जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला गिवन हियर. और उसी बेसिस पे दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इफ डेट एंड इक्विटी इज रिलेटेड विद द एसेट हाउ अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ इट एंड रिस्पेक्टिव रिटर्न. अगर हैड दिस बीन इंटायरली इन्वेस्टेड इन डेट, अगर डेट है और इक्विटी अगर आपको गिवन है तो इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो उसकी बेसिस पे आप सिंपली ये फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ अंडरस्टैंडिंग इसकी, if the firm is contemplating investment in the project that has the same risk as the firm's existing business, the opportunity cost of the capital for this project is the same as the firm's cost of capital. And in other words, it is 12.75%. Again, कि जनाब ये जो 12.7 है, this is basically return on assets and minded. अगर यही asset जो है, that is basically the old asset we are talking about. If that company जो कि यूनियन स्पेसिफिक है, ठीक है, इफ दे आर आइडेंटिफाइंग ए न्यू एसेट टू इन्वेस्ट इन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब न्यू एसेट्स इन्वेस्ट इन. सो हाउ अबाउट के जनाब इफ द रिस्क इज सेम ऑफ बोथ ऑफ देम, सो ही कैन बेसिकली यूज ए सेम ओल्ड एसेट वैल्यू या उसका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, और उसी बेसिस पे आप ये रेट एज ए डिस्काउंट रेट भी ले सकते हो या जिसको आप कहते हैं आमतौर पे हर्डल रेट. ठीक है जी, और उसी बेसिस पे व्हाट वुड हैपन इफ द फर्म इशूड एन एडिशनल 10 ऑफ डेट एंड इशूड द कैश टू रीपरचेज 10 ऑफ इट्स इक्विटी. और अगेन if the situation arises where the firm issues additional 10 of debt and uses the cash to repurchase 10 of its equity, कि जो भी आपकी equity है यहाँ पे share repurchase मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि वो पे ऑफ कर रहा है कि जनाब बेटी, और जो कैश है एडिशनल कैश जो 10 ऑफ डेट है वो इशू करता है, वो डेट सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है जी, तो व्हाट गोइंग टू हैपन आइए देखते हैं. नाउ अगेन वी गॉट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इट. एसेट वैल्यू विल रिमेन द सेम. हाउ अबाउट वैल्यू ऑफ फर्म? इट विल रिमेन एट 10 and there is a increase in the debt, so there is a increase of 10 value in debt. ठीक है जी. and how about this one? कि there is a decrease in 10 value in equity. ठीक है जी, ई, क्योंकि ये शेयर रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे जो आपकी फर्म वैल्यू दैट्स ट्रू डेट 100. नाउ रिकैलकुलेटेड एंड फाइंड आउट के बताइए कि आप इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपका रिटर्न आपका एसेट रिटर्न है क्या बनता है. तो नाउ हियर इज द, यहाँ पे जो आपकी कैलकुलेशन है, हाउ अबाउट दिस कि जनाब आपकी जब आपने इसको इंक्रीज किया दैट इज बेसिकली द 40 हेयर अगेन, क्योंकि डेट की यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई, यहाँ पे 40 होगी, तो जो रिटर्न ऑन डेट है ऑब्वियसली दैट इज अगेन इंक्रीज्ड, और इसकी जो वैल्यू है दैट बिकम्स 7.8 इंस्टेड ऑफ 7.5. एंड अगेन जनाब एक्विटी को रिपरचेज की दैट रिटर्न शुड एट 15%, 60 or 60 and 40, and that basically gives you the 12.75%. so in that situation if we find it, हम पीछे चलते हैं, that is 12.75%, and when we go along this gives you the result of this जो कि 7.5% है.
और उसी बेसिस पे द चेंज इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डजंट अफेक्ट द अमाउंट और रिस्क ऑफ द कैश फ्लोज ऑन द टोटल पैकेज ऑफ द डेट एंड इक्विटी, और उसी बेसिस पे जो भी आपकी डेट थी वो देयर इज इंक्रीज इन इट, मैं कहता हूँ 10 वैल्यू एंड देयर इज अ डिक्रीज इन 10 वैल्यू, सो वट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ इट आपका इक्विटी एंड डेट, दैट वैल्यू रिमेन्स द सेम, यू नो दैट remains the same, and therefore if the investor required of return is 12.75% of the total package before the refinancing, they must require a 12.75% return on the firm's assets afterwards. So again, क्योंकि वैल्यू के अंदर चेंज नहीं आया, सो ऑब्वियसली अगर उसकी जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है अगर 12.7% पे ही है टोटल पैकेज पे, जो कि बिफोर फाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग था, देयर मस्ट बी नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इट, वो उसी 12.75 पे स्टेट फास्ट रेट रहेगा और इसी बेसिस पे द फर्म्स कैन आफ्टरवर्ड्स आस्क ए रेट ऑफ रिटर्न आफ्टरवर्ड्स 12.75%, ठीक है जी, उसी एसेट पे। एंड द सॉल्व फॉर इक्विटी, लेट्स सपोज इफ वी ट्राई टू सॉल्व फॉर इक्विटी इफ देयर इज अ राइज इन इट, क्योंकि वहां पे हमने अज्यूम किया कि लेट इट बी के जी 15% अगर वो रहता है, सिंस द कंपनी हैज मोर डेट देन बिफोर, द डेट होल्डर्स आर लाइकली टू डिमांड ए हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहाँ पे जो डेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, सो दैट इज मोर रिस्कियर एंड इन्वेस्टर डिमांड्स higher return. So we will suppose that the expected rate of return debt rises 7.87%, और हमने suppose और assume ये किया था उसकी calculations के अंदर कि अब वो 7.5% से बढ़ के it gets 7.875%. See, and in that situation now you can write down the basic equation of the return on asset and solve the return on equity. और अभी हमने जो return on equity है वो find करना है कि बताइए ये return on equity क्या है, how to find it, apply the same formula, apply the same formula जो कि हम कहते हैं कि let it be कि जनाब आपकी जो भी है return on asset जो हम कहते हैं डेट प्लस आप कहते हैं जनाब इक्विटी एंड डिवाइड बाय वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है जी, ये वो वही जो फार्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया। तो हमारे पास एसेट है, इसकी वैल्यू है, हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, हाउ अबाउट दिस वन, इसकी भी कॉम्बिनेशन है, दिस इज ऑल्सो गिवन एंड दिस इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न कि जी आपने रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करनी है कि बताइए किसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की है। ऑन दैट बेसिस जनाब द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16%। हाउ अबाउट कि जनाब आप जब देखते हैं इसको कि जी जो रिटर्न है एसेट का दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड ऑब्वियसली जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे जो कि बेसिकली अगर रिटर्न ऑन एसेट है दैट इज बेसिकली 12.75% जो कि कैलकुलेटेड था, जो कि डेट बेसिकली जो कि चेंज हुआ बिकम 40 और टोटल वैल्यू 100 है, और रिटर्न ऑन डेट है दैट इज बेसिकली 7.875%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लस जो आपकी इक्विटी थी क्योंकि इसके अंदर रीपरचेज किया गया शेयर्स को, यहाँ पे अपनी ऑब्लिगेशंस को ख़त्म किया गया, उसको कम किया गया, दैट बिकम 60 नाउ, एंड अगेन द टोटल वैल्यू इज 100। अगेन जो इक्विटी का रिटर्न था वो आपने फाइंड करना है। सी, सो अगेन बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है, इक्वेशन यू बिकम्स जो आपकी रिटर्न है ऑन इक्विटी है, क्योंकि आप इसको जब सारा सॉल्व करोगे सो दैट बिकम्स कि जनाब जो आपका आर इक्विटी है ये स्टूड फास्ट एट 16%। So this is basically what we are talking about कि now the return on equity अगर आप देखिए पहले 15% था जो कि अज्यूम किया गया और इसे हम पे फाइंड किया रिटर्न, नाउ ड्यू टू द एडिशन इन इट, और जब इसका वैल्यू जो सेम रहेगी लेकिन चूंकि द इन्वेस्टर दे डिमांड मोर, दे ऑल्सो द कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके अंदर भी वो इंक्रीज करके 16% हो जाएगा because of the riskier situation. So increase the amount of the debt increases
the debt holder risk can lead to a rise in the return that debt holder required. So that rose from 7.5 to 7.875%, जो कि यहाँ पे आपको ये शो है अमाउंट. And the higher leverage also made the equity riskier and increased the return that shareholder required. और जो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है that rose from 15 to 16%, जो कि पहले आपकी 15% थी, अभी 60% हो गई. So this is how you can calculate the return on equity on the same combination of the debt and equity, जो कि हमने फाइंड किया रिलेशनशिप जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या है रिलेशनशिप विद दी एक्चुअली जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर से है, क्योंकि वही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट बिकम्स द हर्डर रेट, और यू कैन इजीली एंड द फर्म कैन इजीली यूज इट अगर ये सेम रिस्क है, अगर वो किसी और नए एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो ही कैन यूज दैट रेट एज ए हर्डर रेट. ठीक है जी. नाउ द वेटेड एवरेज ऑन द डेट which is on the debt and equity remained at 12.5%. What happened to the cost of equity and return on equity if company has paid all of its debt and replaced it with the equity? हमने देखा यहाँ पे जो वेटेड एवरेज ऑन द डेट है इक्विटी रिमेन्ड एट 12.75% कि अगर आपका जो भी डेट एंड इक्विटी के मुताबिक होगा, लेट इट बी, अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट, वही फार्मूला और ये मैंने फाइंड करना है. ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ कि जनाब आपका वही जो डेट है और इक्विटी है जिसके अंदर आपका रिटर्न ऑन डेट क्या था, और इसके अंदर ऐड आप करेंगे इक्विटी डिवाइड बाय जो भी आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी थी. ठीक है जी, और उसी बेसिस पे जब इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यार रिटर्न ऑन डेट और रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दैट बिकम्स बेसिकली हाउ मच 7.875% and that becomes 16%. In that situation कि जनाब आपकी रिटर्न ऑन एसेट क्या होगा, that stood fast at 12.7% after solving it, and that shows कि the weighted average return on debt and equity remained at 12.7%. There is no shifts in the actual return on asset actual value, but due to the riskier debt और equity की जो combination की वजह से that basically been rose. लेकिन जब हम इसका after fact देखेंगे, जब इसका combine करेंगे, इसकी fraction लेंगे, so there is no change in the total return of the asset, जो कि हम कहते हैं ROA है. ठीक है, return on asset. Now what happened to the cost of capital and return on the equity if company has paid all of its debt and replaced it with the equity? एक हम hypothesize करते हैं, situation assume कर रहे हैं यहाँ पे, and we said कि what if कि जनाब पहले जो debt और equity था, अभी debt जो है बिल्कुल उसको cancel out कर देते हैं. ठीक है, and the equity remains here, and in that situation कि what would happen? आइए देखते हैं next slide पे कि जनाब यहाँ पे जो भी आपका, क्योंकि हमने फाइंड किया जिसकी हमने देखा कि जी स्टूड फास्ट एट दिस एंड इट हैज़ अगेन जो इक्विटी है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जब हम उसको फाइंड करेंगे वी और रिप्लेस कर दिया सारी कंपनी ने डेट को, सो जो एसेट है उसका जो रिटर्न है दैट स्टूड एट द सेम पॉइंट, और जो भी आप कॉम्बिनेशन इसका बनाते रहोगे. ठीक है, सो दैट विल स्टूड एट द सेम पॉइंट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हाउ चेंजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स बीटा. और अगेन अभी हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमने जो डिस्कवर किया, जो डिस्कस किया था कि जो आपकी एसेट्स है उसकी जो कॉम्बिनेशन है, हाउ दैट गोइंग टू बी रिलेट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि आपका कंपोनेंट्स हैं. तो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जनाब अब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजिंग है, हाउ इज दैट गोइंग टू इफेक्ट द बीटा. नाउ द स्टॉक होल्डर्स एंड द डेट होल्डर्स both receive a share of the firm's cash flows and both bear part of the risk. Again हमने देखा कि जनाब जो भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आपके स्टॉक होल्डर्स हैं और जो कि आपके डेट होल्डर्स हैं, दे विल शेयर दी वट एवर द रिस्क इन्वॉल्व इन इट. क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर मैं डिस्कस करूँगा इसके साथ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर. तो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, राइट, एंड दैट डेट एंड इक्विटी जो भी आपका रिस्क है ऑफ दैट डेट and the whatever the risk of that equity, इसके अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टर है वो कोई रिक्वायर्ड अमाउंट या रिक्वायर्ड रिटर्न डिमांड करते हैं. दिस इज वाई दैट बिकम द फ्रैक्शन ऑफ वट एवर वी जस्ट कैलकुलेटेड कि रिटर्न ऑन डेट क्या है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है. जब उसको ऐड करेंगे दैट बिकम द टोटल has to be affect the total required rate of return. For example, if the firm's assets turn out to be worthless, there will be no cash to pay stockholders or debt holders. Again कि जनाब
जब आपकी सिचुएशन है जिसके अंदर जो फर्म है उसके जो एसेट्स हैं अगर हम अज्यूम करते हैं दे हैव नो वैल्यू एट ऑल, तो व्हाट and there will be no cash to pay to stockholders and the debt holders, but the debt holders usually bear much less risk than the stockholders. Debt betas of the large blue chip companies are typically in the range of 0.1 to 0.3. उसके अंदर जो वेरिएशन है उसके अंदर जो बीटा की वैल्यू है, दिस इज somehow the empirical evidence of it. If I say so कि जनाब इसका जो empirical evidence है वो क्या बता रहा है, दैट शोज़ यू कि जनाब जो भी आपकी एक मेजर ब्लू चिप फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके जो बीटास की वैल्यू है दैट इज़ मच लार्जर जो कि डेट होल्डर्स की है एज़ कम्पेयर टू जो कि स्टॉक होल्डर्स की है। लेकिन जो डेट बीटाज हैं जो डेट होल्डर्स हैं दे बेरली हैव लेस रिस्क इन इट, वो जो कि रेंज है 0.1 से 0.3 तक। दिस इज व्हाट बीइंग द एम्पिरिकल एविडेंस ऑफ इट। The firm's asset beta is equal to the beta of the portfolio of firm's debt and its equity. Again जब हम देखते हैं sensitivity की analysis, क्योंकि अभी हमने return find किया, अभी हमने risk find करना है, so that becomes basically कि जो भी firms का जो asset beta है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ beta जो asset beta है, ठीक है, that must be equal to whatever the beta value of the firm debt, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ and whatever the debt of equity, ठीक है जी। क्योंकि हम उसी तरह चले, अभी हमने इसके अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, इसका आपने रिस्क मेजर करना है, ठीक है, और रिस्क मेजर की बेस पे यू कैन इजीली थ्रू बीटा कैन बी डन थ्रू बीटा एंड व्हाई नॉट। अगर एसेट का बीटा अगर एसेट हमने वैल्यू जो फॉर्म की है दैट इज बेसिकली डिस्प्लेड थ्रू द एसेट द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, व्हाई नॉट कि अगर हमने रिटर्न ऑन एसेट फाइंड किया तो रिस्क फैक्टर जो बीटा एसेट है दैट कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड द बीटा ऑफ दिस हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो जस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ द डेट एंड इक्विटी बीटास, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ पे जो बीटा एसेट है सी दैट इज बेसिकली वट एवर द वैल्यू ऑफ द बीटा पोर्टफोलियो ऑफ वट, जो कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी है, ठीक है जी। जितना परसेंट भी डेट होगा जितना परसेंट भी इक्विटी होगी, सो दिस इज बेसिकली शोन एज ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट्स रिलेशनशिप वट एवर द एक्चुअल बीटा, जो कि इसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहा है उसको बेसिकली फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। इफ द बीटा if the debt before the refinancing has a beta of 0.1 and the equity has a beta of 1.1, then the beta assets is equal to 0.8, जो कि यहाँ पे आपको इस फार्मूले के तहत कि let it be कि जी this becomes 0.8 if before the refinancing, हमें पता है before the refinancing जो आपके पास debt था that is roughly about how much, yes that is basically 30 और वैल्यू टोटल 100 एंड जो बीटा जो है जो यहाँ पे वैल्यू दी है कि जी लेट इट बी कि जनाब आपकी जो डेट के जो बीटा है दैट इज लेट इट बी 0.1 एंड जो इक्विटी है इफ यू टॉक अबाउट द इक्विटी सो दैट इक्विटी वाज बिफोर रीफाइनेंसिंग कोई परचेजिंग नहीं थी 70 और बीटा इक्विटी है 1.1। आफ्टर सॉल्विंग बोथ ऑफ द पार्ट्स पार्ट 1 and part 2 and add it you get the actual beta value of 0.8 और ये उसकी सेंसिटिविटी पॉइंट बता रहा है, ये उसका टोटल जो पोर्टफोलियो का है, ठीक है, स्टैटिस्टिक वो आपको बता रहा है कि दिस बेसिकली स्टूड एट दिस, और इसी की बात है कि जनाब आपकी यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जी ये जो आपकी वैल्यूज है वो क्या है, और इसी बेसिस पे कि जो भी आपका बीटा जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वट एवर द बीटा पोर्टफोलियो ऑफ दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन द कैपिटल स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट हैपन, अब सिचुएशन चेंज करके देखते हैं इसकी कैलकुलेशंस पे क्या इफेक्ट आता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर द रीफाइनेंसिंग, द रिस्क ऑफ द टोटल पैकेज इज अनअफेक्टेड बट बोथ द डेट एंड इक्विटी आर नॉट मोर रिस्कियर। हाउ अबाउट दिस इक्वेशन को दोबारा हम देखेंगे कि लेट इट बी कि जी आपकी डेट और इक्विटी, डेट को आफ्टर रीफाइनेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लेट इट बी एसेट्स, ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे टोटल एसेट्स हैं जो टू डेट वर्ड, और यहाँ पे आपकी डेट है और यहाँ पे आपकी इक्विटी है, सो टोटल आपके एसेट 100 हैं आफ्टर रीफाइनेंसिंग,
ठीक है, रीफाइनेंस करने, तो दैट जो डेट है दैट बिकम्स 40 एंड दैट इक्विटी जो रीपरचेजिंग के बाद gives you the 100 value, there is no change in it, the value stayed at there. So let's see कि जी क्या होता है कि let it be कि जी यहाँ पे जो आपका डेट है that become 40 divided by total value 100, जो बीटा डेट है हमने देखा 0.1 है, प्लस इसके बाद 60 डिवाइड बाय 100 टोटल, और बीटा की जो डेट बीटा है वो कहते हैं कि जी 0.2 हो जाता है, लेट इट बी। तो उसके बाद जो बीटा जो आपकी है कि जनाब जो बीटा की इक्विटी की वैल्यू वो कैसे, व्हाट हैपेंड आफ्टर द रीफाइनेंसिंग, द रिस्क ऑफ द टोटल पैकेज इज अनअफेक्टेड बट बोथ द डेट एंड इक्विटी आर नॉट मोर रिस्की। और उसी बेसिस पे कि जनाब अगर यहाँ पे हम सिंपल फाइंड करें और बताएं कि जनाब इसके अंदर इक्विटी की वैल्यू वही है, तो लेट इट बी 0.2 नहीं करते, ये बात में इसकी वैल्यूज बताइए, तो लेट इट बी, हाँ रीफाइनेंसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जहाँ जनाब उन्होंने कहा कि जी आपका टोटल पैकेज तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो इसकी वैल्यू है डेट की और वो इंक्रीज कर जाती है, और जब आप बीटा की इक्विटी फाइंड करेंगे वो क्या, तो अगर मैं सिंपल इसी फार्मूले से करूंगा तो दैट गिव्स यू डिफरेंट वैल्यूज। लेकिन हाउ अबाउट कि इफ यू वांट टू ट्राई टू फाइंड आउट कि आपने फाइंड करना है कि जनाब जो डेट आपका जो बीटा इक्विटी है दिस वन, आपने इसको फाइंड करना है उसी जुमले में जो कि आपने रिमेंबर अभी आपने इक्विटी रिटर्न फाइंड किया था। तो अगर बीटा की वैल्यू कैसे है कि जनाब आपके पास जो एसेट की कोई भी वैल्यू आई थी जो कि 0.8 पे थी, और आफ्टर रीफाइनेंसिंग इसकी वैल्यू में चेंज आया, तो लेट इट बी 40 डिवाइड बाय 100, फिर जो भी बीटा की डेट की थी वो इंक्रीज हुई क्योंकि रिस्कियर बन गया है, तो 0.1 से 0.2 हो गया है। जो आपकी इक्विटी है टोटल 60 ओवर 100 थी, अब दिस इज व्हाट यू गॉट टू फाइंड आउट, ठीक है जी। और आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस यू गेट दी बीटा इक्विटी ऑफ 1.12, और यहाँ पे अगर आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके स्टूड फास्ट एट 100 थे, सो डेट एंड इक्विटी के अंदर जो आपके पास वैल्यू चेंज हुई दैट बिकम 40 एंड देन इक्विटी बिकम 60, जो कि उसका जो भी कॉम्बिनेशन है दैट इज नो चेंज इन इट, बट इट मेक्स दिस वन रिस्कियर, बोथ ऑफ देम रिस्कियर एंड डिमांड दे, और इसकी वजह से सेंसिटिविटी जो बीटा की वैल्यू उसके अंदर कैसे चेंज आई, नाउ इंक्रीजिंग इन दैट जो कि डेट था, अब आपकी जो इक्विटी की वैल्यू है दैट बिकम्स 1.1, तो जो बीटा की इक्विटी की, ठीक है, जो वैल्यूज थी बिफोर एंड आफ्टर वो क्या बन गई, बिफोर 1.1 थी एंड नाउ आफ्टर बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और जो इसकी रिस्कियर स्टफ था दैट बिकम्स 1.2 नाउ। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द रिस्क इफेक्ट ऑफ इट, यू कैन इजीली कैलकुलेट कि जनाब इसका रिस्क ऑफ डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट एसेट्स वो कैसे कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव इवन दो देयर इज नो चेंज इन द एक्चुअल वैल्यू। नाउ द फाइनेंशियल लिवरेज डजंट affect the risk or the expected return on the firm's asset, but it does push up the risk of the common stock, और common stock जो इसका है obviously उसके जो it become more riskier, shareholder demand a correspondingly higher return because of its financial risk. Figure on the next slide shows the expected return on beta of the firm's asset. It also shows how expected return and risk are shared between the debt holders and the equity holder before the refinancing, ठीक है। और उसी की बेसिस पे जनाब बताया गया ये जो कॉम्बिनेशन की वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क है दैट इज मोस्ट कंसर्न फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, गुड। सो दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ कंसर्न। एंड अगेन अभी हम देखते हैं कि जनाब आपकी बिफोर रीफाइनेंसिंग जो आपकी डिफरेंट कैसे चेंज होती है, एंड देयर यू गो इफ यू लुक एट इट, that is expected return given here, the equity stood fast at 15%, again the real assets हमने find किया return on asset 12.75 और जो return on debt था that is 7.5%, this is somewhere is risk free जो कि 3.5% है, and again you can easily calculate जो भी एक बीटा की है कि 0.1 पे जो इसका riskier है जो this is basically trade off between risk and return,
और जब बीटा की वैल्यू 0.1 थी तो हाउ अबाउट कि जी जो डेट है, जो जो रिटर्न ऑन डेट है 7.5 है। अगर आपकी 0.8 है जो हमने कैलकुलेट की, दैट इज बेसिकली द बीटा सेंसिटिविटी ऑफ द एसेट्स, और जो इक्विटी की बीटा की हमने देखा बिफोर फाइनेंसिंग दैट इज 1.1। सो विद द रिटर्न ऑन द डेट एंड जो बीटा की वॉलेटिलिटी 0.1 थी वो हम यहाँ पे इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं दैट इज ए पॉइंट ऑफ डेट, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट पॉइंट बी, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं एसेट्स, ठीक है, एंड दिस इज आवर पॉइंट सी, और इसको हम लिख देते हैं इक्विटी। But again remember this beta asset is basically the combination of A and C, which is showing the total value of firm, ठीक है जी, this is very important, and again obviously at different beta rates we can easily calculate it, और ये calculation है। अब देखते हैं after refinancing both debt and equity are now more risky and therefore investor demand a high return, but equity accounts for a smaller proportion of small firm value than before. As a result the weighted average of both the expected return beta on the two components is unchanged. Again हम ये देखते हैं कि जनाब इसकी जो बीटा और equity की वैल्यू कैसे चेंज हुई है विद रिस्पेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। ये अगेन 3.5% पे स्टोड फास्ट है। नाउ डेट बिकम्स, क्योंकि देयर इज ए मोर डेट इन इट, ये आपका मैं कह देता हूँ कि एडिशन इन इट, सो देयर इज ए मोर रिस्क, सो इन केस रिक्वायर्ड मोर रिटर्न ऑन इट, और दिस बेसिकली this makes the equity more riskier, ठीक है जी, and for that reason there is a shifts in the return of the equity। और इसी बेसिस आप देख सकते हैं कि 1.21 से 1.2 पे जब ये शिफ्ट हुआ इस साइड पे फर्दर, so that basically making that more riskier and demand for more return on equity, and again the asset will stood fast at 0.8, there is no change in combination because there is basically जो इसका प्रोपोर्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इक्विटी का प्रोपोर्शन है दैट रिड्यूसेस, ठीक है, ये कम हुआ, और डेट का इंक्रीज किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज, सो दिस इज वाई बिकॉज ऑफ दैट रिस्क ज़्यादा जो कि पुश कर रहा है उसको, लेकिन इसका रिड्यूस हो रहा है, जो कम्बिनेशन पे ओवरऑल इफेक्ट एसेट पे रिटर्न पे कुछ नहीं है, सो दैट इज displaying the same phenomena। And let's talk about the capital structure and the discount rates। The company cost of capital is the opportunity cost of capital for the firm's assets, and that's why we write it as our assets। If a firm encounters a project that has the same beta as the firm's overall asset, then our asset is the right discount rate for the project cash flow। और ये उसी phenomena की तरफ आपको इशारा कर रहा है कि अभी हमने देखा कि जो भी आपकी asset है, ठीक है, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, और जब भी इसके प्रोपोर्शन चेंज होंगे, ठीक है, अगर डेट आपका इंक्रीज होगा दैट बेसिकली पुशेस मोर इक्विटी इन इट, इवन दो के यू बेसिकली रिड्यूस योर एब्लिगेशन हियर, ठीक है, लेकिन इसका जो रिस्क फैक्टर है वो इंगेज होगा और वो बड़ा होगा। एसेट पे देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट एट ऑल, ठीक है, बट the overall required rate of return on equity increases as return on debt increases, ठीक है जी, so this is basically, but here the cost of capital is the opportunity cost of company cost of capital is the opportunity cost of capital of the firm's assets, और यही हमने आइडेंटिफाई किया कि जो फर्म्स के जो एसेट्स हैं उसका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आगे एसेट्स में फर्म, दैट बिकम्स जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी फर्म्स एसेट्स की, एंड दैट्स व्हाई वी राइटेड आवर एसेट्स। इफ अ फर्म एनकाउंटर ए प्रोजेक्ट दैट हैज द सेम बीटा, अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसका रिस्क फैक्टर एक होगा, हैव ए सेम risk class, compare the firm assets,
ठीक है जी। तो उसका जो डिस्काउंट रेट है एसेट्स का, दैट बिकम्स द प्रोजेक्ट डिस्काउंट रेट, और उसी required rate of return जो asset का है that becomes the project discount rate. And the when firm uses debt financing, the company cost of capital is not the same as our equity. The expected rate of return on the firm stock or equity is higher because of the financial risk. And again this shows कि जनाब आपकी जो भी फॉर्म है use debt financing, the जो company cost of the capital not remain the same, and as expected rate of return on the firm stock is higher because of the फाइनेंशियल रिस्क। और यही हमने फाइंड किया कि जनाब जो आपकी इक्विटी है, ठीक है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो आल्सो दैट गॉन अप बिकॉज ऑफ, मैं यहां पे लिख दूं बिकॉज ऑफ डेट रीफाइनेंसिंग। When the firm changes its mix of debt and equity security, the risk and expected return of these security changes. However, the asset beta and the company cost of capital do not change. Again, जो हमने देखा कि जो कंपनी जो एसेट आपका बीटा एसेट है will no change on it, no change, and so is the case of company cost of capital, ठीक है, that always doesn't change as well. So this is very important to understand, and for that reason when the company discount at every risk project, they do not use the company cost of capital as we have computed it. They use the after tax of debt to compute the after tax weighted average cost of capital और WACC, क्योंकि जो भी कंपनी है जिसके अंदर हमने रिटर्न ऑन एसेट फाइंड किया दैट बिकम द डिस्काउंट रेट। एंड बेसिकली हियर व्हाट वी आर दिस स्लाइड इज सेइंग, जब भी आप कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए उसका डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना चाह रही है और डेट एंड इक्विटी की उसकी कॉम्बिनेशन है, so they basically use this formula in order to calculate it, this what we call it WACC, weighted average cost of capital, जो कि basically उसके अंदर after tax weighted average है, जो कि ये आपका बता रहा है टैक्स मार्जिन रेशो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है जी, जो है आपकी टैक्स मार्जिन रेशो है उसके बेसिस पे आफ्टर पेइंग दैट टैक्स। हाउ अबाउट दिस वन, और ये जो कैटेगरी है हम इसको अगले लेटर चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दिस, बट दिस इज इन फैक्ट व्हाट द कंपनी दे डू। लेट्स सपोज आपके जो यूनियन पैसिफिक है, ठीक है, व्हेन एवर दे वांट टू इवैल्यूएट कि बताइए कि मेरा जो एक्चुअल डिस्काउंट रेट कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट क्या बनेगा, तो बेसिकली दैट बीन डन विद द कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि दिस इज बेसिकली जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है टू कंप्यूट दी आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसके अंदर जो आपका डेट है इक्विटी है, और जो डेट है दैट बेसिकली आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन है, ठीक है जी, आफ्टर टैक्स डेट कैलकुलेटेड है, और इक्विटी एज इट इज रहेगा, विच इज बेसिकली सिंपल दिस पार्ट 2, ठीक है जी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जनाब इसके अंदर जो भी आपके रियलिस्टिकली अगर आप चलते हैं तो यू कैन इजिली डिस्प्ले इट, यू कैन इजिली फाइंड आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो थ्रू विद द समरी द टॉपिक्स वी सो फॉर डिस्कस्ड। हमने ये एक कंसेंसस ड्रॉ किए, हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि जी जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है किसी भी कंपनी का और उसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, व्हाट इज बेसिकली हाउ टू ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उसी बेसिस पे जो कंपनीज हैं हाउ दे बेसिकली असेस कि जनाब उसका कोई भी जो एसेट है उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और उसके अंदर जब हम रिस्कियर एलिमेंट या बीटा के थ्रू उसको फाइंड आउट करते हैं तो हाउ वी गो लॉन्ग एंड डिस्प्ले इट, हाउ वी रिलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल, ठीक है, एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी मिक्स है डेट एंड इक्विटी का। और उसके बाद हमने जब ये एवेल्युएट किया कि जनाब आपका जब डिफरेंट मिक्सचर से आते हैं, जब आप डेट और इक्विटी के अंदर डिफरेंट चेंजिंग करते हैं, तो हाउ बेसिकली दैट गोइंग टू इफेक्ट द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशंस। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि इन दैट केस कि हमने देखा कि जब भी आप कॉम्बिनेशन के अंदर डेट को इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं कंपेयर टू इक्विटी, हाउ दैट गोइंग टू रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो कि इक्विटी को किस तरह वो उसका रिटर्न को रिस्क फैक्टर को पुश अप करती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। और क्यों, क्योंकि यही जो कंपनी को आप
बैंकरप्सी की तरफ लेकर जाते हो, यही इस कंपनी को एक थ्रेटन है, एक उसको एक सबसे बड़ा जो उसको फाइनेंशियल रिस्क है, जो रिस्क आता है उसको अफेक्ट करता है किस तरह कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, वो बेसिकली ये पुश करता है कि जी डिमांड फॉर दी हायर रिटर्न। उसी बेसिस पे हमने फिर जब ये कैलकुलेशंस की आइडिया फाइंड आउट किया तो पता चला कि यस यू कैन इजीली कैलकुलेट वट एवर योर एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल योर विद रिस्पेक्ट टू बीटा। और यही जो हर्डल रेट्स है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जब कंपनी यूज करती है तो वो ये देखती है कि इस प्रोजेक्ट का जो एक्चुअल रिस्क है आया कि उसकी कंपनी का जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है ऑन दैट एसेट इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर सेम रिस्क होगा सो दैट जो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है दैट बिकम द डिस्काउंट रेट ऑफ द प्रोजेक्ट। So till now, see you next time. Thank you very much.